नमस्कार। सभी साथियों का उत्कर्ष ऐप की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों अपन चर्चा कर रहे हैं राजस्थान के इतिहास विषय के ऊपर, और राजस्थान के इतिहास विषय के अंतर्गत मित्रों अपनी चर्चा जारी है राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। और किसान आंदोलन के अंतर्गत मित्रों अपन बताओ कौन सा किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं? बिजोलिया। बड़ा व्यापक किसान आंदोलन है, बड़ा लंबा किसान आंदोलन है, और इस आंदोलन से तो निश्चित प्रश्न आता ही आता है। बिजोलिया किसान आंदोलन के ऊपर अपनी चर्चाएं जारी थी, और बिजोलिया को पूरा विस्तार से एक एक बिंदु को अपने को देखना है। मैंने आपको बिजोलिया का सामान्य परिचय बताया, पहले प्राचीन नाम क्या था, कौन सा व्यक्ति इस ठिकाने का संस्थापक था, कौन इस ठिकाने में कितने प्रकार की लागे बागे थी, कर क्या थे, कहां से आंदोलन की शुरुआत हुई, कौन सी जाति के किसान सर्वाधिक थे, इन बातों पर चर्चा की। और उसके बाद अपन ने देखा कि बिजोलिया का जो किसान आंदोलन है वो 3 चरणों में बंटा हुआ था। कितने चरणों में था? 3। पहला चरण 1897 से 1916, दूसरा 1916 से 1923, और तीसरा 1923 ईस्वी से लगा करके 1941 ईस्वी तक। ये 3 चरणों में ये बिजोलिया किसान आंदोलन था, जिसमें से अपन ने पिछली क्लास में जो चर्चा की थी बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण में। बताओ कौन से चरण में चर्चा की थी? प्रथम चरण के ऊपर अपन ने चर्चा की थी। और ये प्रथम चरण जो है, इस प्रथम चरण में अपन ने क्या चर्चा की देखिएगा। प्रथम चरण में अपन ने देखा था कि जिस समय किसान आंदोलन शुरू हुआ था, उस समय जिस समय एक किसान आंदोलन शुरू हुआ, उस समय यहां का जो शासक, यहां का जो ठिकानेदार था, उनका नाम था कृष्ण सिंह। और कृष्ण सिंह ने मित्रों क्या किया था, लाग बागें बढ़ा रखी थी। कृष्ण सिंह को समझाने के लिए, कृष्ण सिंह से लाग बागें कम करवाने के लिए गिरधारीपुरा गांव से नानजी पटेल और ठाकरी पटेल का एक प्रतिनिधि मंडल मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह से मिले थे, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली थी। 1903 में इसी कृष्ण सिंह ने 5 रुपए का चौरी कर लगा दिया। 1904 में फिर दोबारा समझौता हुआ, और समझौता होने के बाद इस चौरी कर को समाप्त किया गया। 1906 में कृष्ण सिंह जी की मृत्यु हुई, और यहां पर नए ठिकानेदार आते हैं जिनका नाम था पृथ्वी सिंह। मित्रों ये पृथ्वी सिंह जी, इन कृष्ण सिंह जी के कोई संतान नहीं होने के कारण इनको कामा भरतपुर से बुलाया गया था। और कामा भरतपुर से परमार, अशोक परमार के वंशज है, लेकिन कामा भरतपुर से आए थे। ये बिजोलिया के हमदर्द नहीं हो सकते, क्योंकि इन्होंने बिजोलिया की मिट्टी से कभी मोहब्बत ना की है, बिजोलिया की मिट्टी में ये बड़े नहीं हुए थे। इसलिए इन्होंने बिजोलिया के किसानों का दमन चक्र करना शुरू किया। बिजोलिया के किसानों के प्रति दमनात्मक नीति अपनाना इन्होंने शुरू किया, और आते ही तलवार बंदाई कर का जो भार था वो बिजोलिया की आम जनता के ऊपर थोप दिया जाता है। मित्रों तलवार बंदाई कर का प्रत्यक्ष संबंध किसानों से था ही नहीं। ये कर तो जब भी कोई नया ठिकानेदार अपनी राजगद्दी प्राप्त करता, तब उस ठिकानेदार के द्वारा वहां के संबंधित शासक को भेजा जाने वाला कर हुआ करता था। लेकिन इस पृथ्वी सिंह जी जो है, इन्होंने ये कर जो है ये जनता पर सौंपा। किसानों ने बड़ा विरोध किया, लेकिन पृथ्वी सिंह झुकने को तैयार नहीं था। लगातार 1906 से 1914 ईस्वी तक के पृथ्वी सिंह और किसानों के बीच टकराव की स्थिति रही। कई किसान तो मजबूर होकर के बिजोलिया ठिकाने को छोड़कर के ग्वालियर, कोटा, बूंदी, हाड़ौती क्षेत्र में मित्रों पलायन करने को मजबूर हो गए। लेकिन ये गोविंद सिंह जो है यहां से झुकने को क्या नहीं होते हैं मजबूर। पृथ्वी सिंह जो है ये झुकने को तैयार नहीं थे। मित्रों पृथ्वी सिंह की मृत्यु होती है 1914 ईस्वी में, और 1914 ईस्वी में पृथ्वी सिंह की मृत्यु के पश्चात पृथ्वी सिंह का पुत्र, जिसका नाम था केसरी सिंह या केसर सिंह, ये इस बिजोलिया ठिकाने के नए क्या बनते हैं? ठाकुर बनते हैं। यहां से पहले की जो घटना थी वो अपन ने पिछली क्लास में चर्चा कर ली थी। अब केसर सिंह ठिकानेदार बनते हैं, यानी पृथ्वी सिंह के काल में तो किसानों के साथ में कोई भी न्यायपूर्ण कार्य नहीं हुआ था, संघर्ष ही चल रहा था। अब नए ठिकानेदार केसर सिंह आ रहे हैं। इन केसर सिंह के काल में क्या होता है, इस घटना से आज अपन अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। मित्रों देखो 1914 ईस्वी में जब केसर सिंह ठिकानेदार बनते हैं, तब ये अल्प आयु में थे। बताओ केसर सिंह जब ठिकानेदार बनते हैं तो ये अल्प आयु या वयस्क नहीं थे, अल्पायु में थे। और अल्पायु में होने के कारण मेवाड़ राज्य की नियमावली के अनुसार
अल्पायु में अगर कोई भी ठिकानेदार ठिकाना बनता है तो वो ठिकाने का जो प्रशासन है, इस ठिकाने का जो प्रशासन है, इस ठिकाने का जो कार्य है, वो कोर्ट ऑफ वार्ड्स में चला जाता है। बताओ किस में चला जाता है? कोर्ट ऑफ वार्ड्स। अब आप कहेंगे कोर्ट ऑफ वार्ड्स क्या है? कोर्ट ऑफ वार्ड्स का अर्थ है कि अब ये ठिकानेदार इस बिजोलिया ठिकाने में कोई स्वतंत्र निर्णय नहीं लेगा। इस बिजोलिया के कार्य को, बिजोलिया के प्रशासन को चलाने के लिए मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह की तरफ से यहां पर कोई ना कोई प्रशासक नियुक्त किया जाएगा, वो ही बिजोलिया का कार्य संभालेगा। जब तक, कब तक संभालेगा? जब तक ये केसर सिंह वयस्क नहीं हो जाता, खुद स्वतंत्र निर्णय लेने में समर्थ नहीं हो जाता, तब तक के इस बिजोलिया ठिकाने का प्रशासन कोर्ट्स ऑफ वार्ड्स के तहत मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह द्वारा निर्धारित और तय प्रशासक के द्वारा चलाया जाएगा। मित्रों, इस कोर्ट्स ऑफ वार्ड्स के तहत मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने यहां का मुंसरिफ, बताओ किसको बनाया था? अमर सिंह राणावत को। यहां का मुंसरिफ बनाया मित्रों अमर सिंह राणावत को। बताओ किसको बनाया था? अमर सिंह राणावत को। और उप मुंसरिफ बताया, चीफ मुंसरिफ या उप मुंसरिफ कह सकते हो आप, उप मुंसरिफ। उप मुंसरिफ यहां पर बनाया गया डूंगर सिंह भाटी को। बताओ उप मुंसरिफ किसको बनाया गया था? डूंगर सिंह भाटी को यहां पर बताओ क्या बनाया जाता है? उप मुंसरिफ बनाया जाता है। यानी अब बिजोलिया ठिकाना जो है, इस बिजोलिया ठिकाने का कार्य केसर सिंह नहीं संभाल करके कौन संभालेंगे? अमर सिंह राणावत और उप मुंसरिफ डूंगर सिंह भाटी मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह की तरफ से नियुक्त है। जैसे ही ये कार्य परिवर्तित हुआ, अपने क्रूर ठिकानेदार पृथ्वी सिंह जी की मृत्यु हुई, तो मेवाड़ के किसान मित्रों इनसे मुलाकात करते हैं। किनसे मुलाकात करते हैं? मुंसरिफ अमर सिंह राणावत और डूंगर सिंह भाटी से यहां बिजोलिया के किसान मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि हमें करों में कुछ राहत दीजिए। मित्रों, ये अमर सिंह राणावत और डूंगर सिंह भाटी किसानों को करों में रियायत देना तय कर देते हैं। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के आदेश से इन्होंने किसानों की कई लाग बागें समाप्त करने का कार्य किया, कई प्रकार की रियायतें दी। लेकिन ध्यान रखना, इस केसर सिंह राणावत के एक का नाम था कामदार। बताओ कौन सा नाम है? कामदार, जिसका नाम था हीरालाल। और मित्रों, एक इस बिजोलिया ठिकाने का था फौजदार। इस फौजदार का नाम था अपने तेज सिंह। फौजदार का नाम बताओ कौन सा सिंह था? तेज सिंह। यानी बिजोलिया ठिकाने का कामदार और फौजदार तेज सिंह और हीरालाल, इन्होंने बीच में टांग अड़ाई। और इन्होंने टांग क्या अड़ाई? इन्होंने कहा कि यहां के मुंसरिफ और उप मुंसरिफ यानी कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से इस कार्य को करने में सक्षम नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। यानी किसानों को करों में रियायत देने का अधिकार इस अमर सिंह राणावत और अपने डूंगर सिंह भाटी को नहीं है। ऐसी बात बिजोलिया ठिकाने की एक तो कामदार, जो ठिकानेदार का काम देखता था उसे कामदार, और फौज का मुखिया, सेना का मुखिया फौजदार, इन्होंने कहा कि आप कौन होते हो? आपका काम है बिजोलिया का प्रशासन ठीक ढंग से चलाना, बिजोलिया की नियमावली बदलने का आपको कोई अधिकार नहीं है। ऐसी बात कामदार हीरालाल और तेज सिंह किसके सामने रखते हैं? अमर सिंह और डूंगर सिंह भाटी के सामने रखते हैं। बोला ये कार्य तब तक नहीं हो सकता जब तक केसर सिंह, बताओ क्या नहीं हो जाता? वयस्क नहीं हो जाता। यानी अगर यहां का ठिकानेदार खुद चाहे तो नियमावली बदल सकता है, किसानों को करों से राहत दे सकता है, लेकिन आप कते ही इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करते। ऐसा कहते हुए इस हीरालाल और तेज सिंह ने मित्रों किसान विरोधी कार्य करते हुए मुंसरिफ अमर सिंह राणावत और डूंगर सिंह भाटी के फैसले पर क्या लगा दी थी? रोक लगा दी थी। और 1916 ईस्वी तक किसानों को फिर से कोई राहत नहीं मिलती है। 1916 ईस्वी में मित्रों इस किसान आंदोलन का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। और दूसरे चरण का नेतृत्व बताओ किसके द्वारा किया जाएगा? विजय सिंह पत्ती के द्वारा किया जाएगा। दूसरे चरण का नेतृत्व बताओ किसके द्वारा किया जाएगा? विजय सिंह पत्ती के। तो यहां 1916 ईस्वी तक मित्रों किसानों को कोई राहत नहीं मिलती। यह था अपना दूसरा चरण। हालांकि अमर सिंह राणावत ने देने का प्रयास किया था, लेकिन बीच में एक मना किसने कर दिया? हीरालाल और तेज सिंह। इनके अनुसार
अपने इस ठिकाने का ठिकानेदार ही नियमावली बदल सकता है। इस कारण अमर सिंह राणावत और डूंगर सिंह भाटी इस कार्य को करने में क्या रहे थे, असफल रहे थे। और 1916 ईस्वी तक है किसानों को कोई राहतें नहीं मिलती है। यहां तक की बातें अपने को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं 2 बिंदु। 1914 ईस्वी में 1914 ईस्वी में पृथ्वी सिंह की मृत्यु के उपरांत मृत्यु के पश्चात केसर सिंह बिजोलिया के ठिकानेदार बने। बिजोलिया के ठिकानेदार बने। नेक्स्ट, अगला बिंदु, केसर सिंह बताओ क्या थे, अवयस्क। इस कारण ये मामला जो है कोर्ट ऑफ वार्ड्स में चला गया। कोर्ट ऑफ वार्ड्स। नेक्स्ट, महकमा खास द्वारा जून 1914 में मुंसरिफ अमर सिंह राणावत व उप मुंसरिफ डूंगर सिंह भाटी, उप मुंसरिफ डूंगर सिंह भाटी को नियुक्त किया। डूंगर सिंह भाटी को बताओ क्या किया, नियुक्त किया। ये अपने को थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि 1914 में ये कार्य होता है, नया शासक बनता है, लेकिन कोई काम नहीं हो पाता, अल्पवयस्क था। इस कारण उदयपुर में कोर्ट्स ऑफ वार्ड्स के तहत महकमा खास ने जून 1914 में यहां का प्रशासक यानी मुंसरिफ अमर सिंह राणावत को और उप मुंसरिफ बताओ किसको बना दिया, डूंगर सिंह भाटी को बना दिया। यहां तक की बातें पता होने के पश्चात अगला बिंदु, अमर सिंह व डूंगर सिंह किसानों को लगान बागों में फतेह सिंह के आदेश के अनुसार लाग बागों में रियायतों का प्रावधान किया। रियायतों का बताओ क्या किया, प्रावधान किया। नेक्स्ट, बिजोलिया के कामदार अपने हीरालाल वे फौजदार तेज सिंह, बताओ फौजदार कौन सा सिंह है, तेज सिंह ने इन रियायतों पर रोक लगाई। इन रियायतों पर केसरी सिंह के वयस्क होने तक रोक लगाई। बताओ केसरी सिंह के वयस्क होने तक क्या लगाई, रोके लगाई।
रोके लगाए। यहां तक की सारी जानकारी एक बार मित्रों अपने को पता होनी चाहिए। अब अमर सिंह व डूंगर सिंह भाटी के काल में अमर सिंह भाटी किसानों को न्याय मिलने की उम्मीद जगी थी, लेकिन फिर से इसके ऊपर बताओ क्या फिर जाता है, पानी फिर जाता है, क्योंकि कानूनी पेच फंस जाता है कि जब तक यहां का ठिकानेदार वयस्क नहीं हो जाता तब तक आप किसी प्रकार का फैसला नहीं ले सकते और रोक लग जाती है। और 1916 में विजय सिंह पथिक, 1916 में पथिक जी का प्रवेश, 1916 में बताओ पथिक जी का क्या होता है, पथिक जी का प्रवेश होता है। यहां तक की सारी जानकारी अपने को क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। यह था अपना मित्रों बिजौलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण। बताइए कौन सा चरण है, प्रथम चरण। यहां तक बताओ सारी जानकारी सबको अच्छे से क्लियर है क्या? हां गुरुजी, यहां तक पहला चरण हमें समझ में आ गया। कैसे समझ में आया, दोबारा से अंगुलियों पर रट लेना। 1894 में ठाकुर गोविंद सिंह की मृत्यु हुई। मृत्यु के बाद में कृष्ण सिंह ठिकानेदार बने। कृष्ण सिंह ने चौरी कर लगाया जिसका विरोध हुआ था। उसके बाद किस प्रकार विरोध हुआ आपने देखा। 1904 में समझौता हुआ। 1907 में मित्रों क्या होता है, 1907 में ध्यान रखिएगा अपने 1906 में इनकी कृष्ण सिंह जी की मृत्यु हुई। 1906 में नया शासक कामा से कौन आया था, पृथ्वी सिंह आया। पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई कर किसानों पर सौंपा। 14 तक कुछ नहीं हुआ। 14 में मृत्यु हुई अपने पृथ्वी सिंह की, तो इनका पुत्र केसरी सिंह शासक अपने ठिकानेदार बना। केसरी सिंह अल्पायु में था, इस कारण प्रशासक कहां चला गया था, कोर्ट्स ऑफ वार्ड्स में चला गया। यानी बिजौलिया का कार्य अब कोर्ट ऑफ वार्ड्स के तहत मुंसरिफ और उप मुंसरिफ चलाएंगे। मुंसरिफ अमर सिंह राणावत को बनाया गया, उप मुंसरिफ डूंगर सिंह भाटी को बनाया गया। इन्होंने किसानों को रियायत देना चाहिए, लेकिन बिजौलिया ठिकाने के अपने कामदार हीरालाल और फौजदार तेज सिंह ने कानूनी पेंच के तहत यह कह दिया कि जब तक यहां का ठिकानेदार वयस्क नहीं हो जाता तब तक लाग बाग और रियायतों में मुंसरिफ और उप मुंसरिफ को कटौती करने का कोई अधिकार नहीं है। अब 1916 ईस्वी तक किसानों को कोई राहत मिलती ही नहीं है। 1916 ईस्वी तक अपने किसान आंदोलन का प्रथम चरण था। अब बिजौलिया किसान आंदोलन का अपन बताओ कौन सा चरण पढ़ेंगे, द्वितीय चरण पढ़ेंगे। बताओ किस बिजौलिया किसान आंदोलन का कौन सा चरण पढ़ेंगे, द्वितीय चरण पढ़ेंगे। और द्वितीय चरण बताओ कब से कब तक है, 1916 से लगा करके 1923 ईस्वी तक। 1916 से 1923 ईस्वी तक बताओ कौन सा चरण होगा, दूसरा चरण होगा। दूसरे चरण में क्या क्या होगा, दूसरे चरण में कौन कौन सा घटनाक्रम होगा, उन पर अपने को ध्यान रखना है। पहली बात तो नेता, दूसरे चरण नेता। बताओ नेता कौन है, विजय सिंह पथिक है। दूसरा चरण विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन में बताओ एंट्री किस प्रकार मारी, ध्यान से समझना है। विजय सिंह पथिक के बारे में अपन विस्तार से तो पढ़ेंगे महान क्रांतिकारियों में। अभी मैं केवल इनका साधारण परिचय आपको करवा रहा हूं। विजय सिंह पथिक, इनका मूल नाम था भूप सिंह। बताओ मूल नाम कौन सा सिंह था, इनका मूल नाम था मित्रों भूप सिंह। भूप सिंह, इनका जो मूल स्थान है वो था बुलंदशहर। और बुलंदशहर बताओ कहां पर है, यूपी में। बुलंदशहर के पास में गुठावली गांव है। और गुठावली गांव ये बताओ कहां पर पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मित्रों ध्यान रखना, ये जो है गोपाल सिंह खरवा के साथ गोपाल सिंह खरवा के साथ सशस्त्र क्रांति के आरोप में टोडगढ़ जेल में कैद। टोडगढ़ जेल में मित्रों कैद होते हैं। टोडगढ़ जेल में कैद होने के पश्चात 1915 ईस्वी में जेल से बताओ क्या होते हैं, फरार। जेल से फरार होकर के ये कहां पर पहुंचते हैं,
देखना, जेल से फरार होने के पश्चात ये पथिक जी कहां पर आ जाते हैं? पथिक जी आ जाते हैं मित्रों, ध्यान रखना, पथिक जी आते हैं चित्तौड़गढ़। बताओ पथिक जी कहां पर आ जाते हैं? चित्तौड़गढ़। यहां से सीधा का सीधा आ जाते हैं चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ में एक गांव पड़ता है मित्रों, छड़ीत गांव। इस चित्तौड़गढ़ में एक विद्यालय था, उस विद्यालय का नाम था विद्या प्राचीरणी सभा, विद्या प्राचीरणी सभा। और इस विद्या प्राचीरणी सभा जो है मित्रों, इस सभा के संस्थापक कौन है? यह साधारण परिचय बता रहा हूं मैं। इस विद्या प्राचीरणी सभा के जो संस्थापक है, इनका नाम था हरि भाई किंकर। बताओ इनका नाम क्या था? हरि भाई किंकर। बताओ हरि भाई किंकर। और हरि भाई किंकर इसके सभापति है। और विजय सिंह पथिक यहां पर बताओ क्या करते हैं? शिक्षक का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। यानी इस विद्या प्राचीनी सभा में क्या बन जाते हैं? शिक्षक बन जाते हैं। बताओ कौन बन जाते हैं? शिक्षक है विजय सिंह पथिक। और यहां पर मित्रों ध्यान रखना, विजय सिंह पथिक की इसी विद्या प्राचीनी सभा जो है, इसी विद्या प्राचीनी सभा के वार्षिक उत्सव में 1915 ईस्वी में वार्षिक उत्सव 1916 की घटना है। 1916 साधु सीताराम दास प्लस माणिक्यलाल वर्मा प्लस प्रेमचंद बील से मुलाकात के बाद आंदोलन से जुड़े। बताओ मुलाकात के बाद कहां से जुड़े? आंदोलन से जुड़े। दोबारा से समझे होता क्या है। आंदोलन का दूसरा चरण है। दूसरे चरण के नेता बताओ कौन है? विजय सिंह जी पथिक है। विजय सिंह जी पथिक जो है, इनका मूल नाम था भूप सिंह। इनका जन्म बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में होता है। मित्रों ये बुलंदशहर के पश्चात इनका आगमन अजमेर होता है। अजमेर में ये मित्रों रास बिहारी बोस, सचिंद्र सन्याल, इन सभी का ये प्रमुख समर्थक था। और सचिंद्र सन्याल और इन्होंने रास बिहारी बोस ने भूप सिंह को एक महान क्रांतिकारी बना दिया था। ये अजमेर में आता है, अर्जुनलाल सेठी के संपर्क में आते हैं। अर्जुनलाल सेठी के पश्चात यहीं पर इनकी मुलाकात प्रताप सिंह बारठ से होती है, जोरावर सिंह बारठ से होती है, राजेंद्र विदुड़ी से होती है। कई महान क्रांतिकारियों से यहां पर मुलाकात होती है। और दोस्तों अजमेर में आने के पश्चात इनकी मुलाकात अजमेर निवासी गोपाल सिंह खरवा से भी होती है। ये दोनों पूरे भारत में मित्रों, रास बिहारी बोस, सचिंद्र सन्याल, अर्जुनलाल सेठी, इन सब ने एक पूरी योजना बना रखी थी कि अपन 1915 ईस्वी के आसपास पूरे भारत में एक 1857 की क्रांति की तरह पूरे भारत में एक क्रांति करेंगे। 1915 में उस सशस्त्र, और वो क्रांति जो है हथियारों से होगी, अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजाया जाएगा। लेकिन इस क्रांति के शुरू होने से पहले ही ब्रिटिशों को, अंग्रेज अधिकारियों को इस बात की सूचना लग गई कि सचिंद्र सन्याल, रास बिहारी बोस, वे कई अन्य क्रांतिकारी हथियारों सहित क्रांति करने वाले हैं। इसलिए अलग अलग स्थानों से अलग अलग क्रांतिकारियों की धरपकड़ की गई और इस क्रांति की पूरी योजना को असफल किया गया। उसी 1915 की क्रांति की योजना के आरोप में गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक को बताओ कैद कर लिया गया और टोडगढ़ जेल में पकड़ करके टोडगढ़ जेल में कैद किया गया। टोडगढ़ जेल अजमेर में पड़ती है। यहां से मित्रों ये 1915 ईस्वी में बताओ क्या हो जाते हैं? इस टोडगढ़ जेल से फरार हो जाते हैं। फरार होकर के मित्रों ध्यान रखना, रिछड़ गांव बताओ कहां पर पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। और इस रिछड़ गांव चित्तौड़गढ़ में मित्रों एक पाठशाला थी। उस पाठशाला का नाम बताओ क्या था? विद्या प्राचीनी सभा। बताओ पाठशाला का नाम कौन सी सभा था? विद्या प्राचीनी सभा। और इस विद्या प्राचीनी सभा में एक शिक्षक के रूप में कार्य किया जाता है। विद्या प्राचीनी सभा में बताओ किसके रूप में कार्य किया जाता है? शिक्षक के रूप में पथिक जी का कार्य होता है। इसी प्राचीन सभा का एक वार्षिक उत्सव होता है। और वार्षिक उत्सव के तहत मित्रों जब वार्षिक उत्सव में पथिक जी बोल रहे थे तो पथिक जी की वाणी में क्रांतिकारी आवाज साफ झलक रही थी। और इसी वार्षिक सम्मेलन में, वार्षिक उत्सव में पथिक जी की मुलाकात हो जाती है साधु सीताराम दास, माणिक्यलाल वर्मा,
प्रेमचंद बील से मुलाकात होती है और मुलाकात होने के बाद में साधु सीताराम दास ने कहा कि आप इस बिजोलिया किसान आंदोलन का बताओ क्या कीजिए, नेतृत्व कीजिए। और अब 1916 में बिजोलिया आंदोलन में एंट्री कौन मार देंगे? विजय सिंह पथिक मार देंगे। ये पथिक जी के एंट्री मारने से पूर्व का घटनाक्रम है। इस घटना का बिजोलिया आंदोलन से संबंध नहीं है, लेकिन रूपरेखा में साथ के साथ ये बातें भी अपने को पता होनी चाहिए। बताओ यहां तक की बातें क्लियर है सबको? पथिक जी ने इस आंदोलन में क्या ले लिया? भाग ले लिया। यहां से मित्रों कहां से ले लिया था? इस विद्या प्राचीनी सभा के वार्षिक उत्सव से 1916 में। अब पथिक जी ने जैसे ही इस किसान आंदोलन में भाग लिया, पथिक जी बताओ क्या करेंगे? पथिक जी आंदोलन को नया आयाम देना प्रारंभ करेंगे। मित्रों, पथिक जी का आंदोलन में क्या क्या योगदान रहा देखिएगा। 1916 में पथिक जी जैसे ही आंदोलन से जुड़े, इनको पता है कि आंदोलन स्थानीय स्तर पर होने से कुछ नहीं होगा, आंदोलन को राष्ट्रीय स्वरूप देना होगा। आंदोलन को बताओ कौन सा स्वरूप देना होगा? राष्ट्रीय स्वरूप देना होगा। और मित्रों देखना, राष्ट्रीय स्वरूप के लिए क्या करते हैं? पथिक जी आंदोलन से जुड़ते ही, पथिक जी आंदोलन से जुड़ते ही, आंदोलन से जुड़ते ही, आंदोलन से जुड़ते ही प्रताप समाचार पत्र, प्रताप समाचार पत्र, प्रताप समाचार पत्र, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, कानपुर उत्तर प्रदेश, कानपुर यूपी, गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा प्रकाशित, गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा प्रकाशित, गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का समाचार पत्र की सहायता से बिजोलिया आंदोलन का प्रचार प्रसार, बिजोलिया आंदोलन का, बिजोलिया आंदोलन का प्रचार प्रसार। बताओ बिजोलिया आंदोलन का क्या किया था? प्रचार प्रसार। क्योंकि बिना प्रचार प्रसार के पूरे भारत में इस आंदोलन की गूंज पड़ेगी नहीं, और जब तक नहीं पड़ेगी किसानों को न्याय मिलने वाला नहीं है। मित्रों ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब देखिएगा क्या होता है, अगला कार्य इनका क्या होता है? अन्य समाचार पत्र, अन्य समाचार पत्र। अन्य समाचार पत्र का अर्थ क्या होता है? इन्होंने और भी कई समाचार पत्रों के माध्यम से इस बिजोलिया किसान आंदोलन का मित्रों क्या किया था? प्रचार प्रसार किया था। वो समाचार पत्र कौन कौन से देखना, मैं सारे का सारा एक साथ लिख देता हूं। एक समाचार पत्र प्रयाग से प्रकाशित होता था। इन सभी समाचार पत्रों का ध्यान रखना। प्रयाग से एक समाचार पत्र निकलता था, प्रयागराज से, अभ्युदय समाचार पत्र का नाम था अभ्युदय। मित्रों कलकत्ता से एक समाचार पत्र निकलता, कलकत्ता से समाचार पत्र निकलता, उस समाचार पत्र का नाम था भारत मित्र। मित्रों पूना से एक समाचार पत्र निकलता बाल गंगाधर तिलक का, उस पूना से समाचार पत्र का नाम था मित्रों मराठा। ये मराठा बताओ किसका था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा निकाला जाता था। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। इन सभी समाचार पत्रों के माध्यम से पथिक जी किसान आंदोलन से जुड़ते ही इन्होंने सबसे पहले इस आंदोलन को राष्ट्रीय महत्व का या राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन बनाया। राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन किस प्रकार से बनाया? पथिक जी ने सबसे पहले प्रताप समाचार पत्र, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि बिजोलिया किसान आंदोलन की सबसे पहले जो खबरें प्रकाशित हुई थी वो किस समाचार पत्र में हुई थी? तो वो प्रताप समाचार पत्र में हुई थी।
प्रताप समाचार पत्र के पश्चात अन्य समाचार पत्र कौन कौन से थे? तो प्रयाग से एक अभ्युदय समाचार निकलता था, कलकत्ता से भारत मित्र नामक समाचार पत्र निकलता था, और पूना से बताओ कौन सा समाचार पत्र निकलता था? मराठा समाचार। इन सभी समाचार पत्रों की सहायता से विजय सिंह पथिक ने इस बिजोलिया आंदोलन को राष्ट्रीय स्वरूप दिया। अब पथिक जी ने इस आंदोलन में और कौन कौन से कार्य किए? अगले कार्यों के लिए देखिएगा कौन कौन से कार्य किए, अगले कार्यों को देखते हैं मित्रों। 1917 में, 1916 में तो जुड़े थे ये, 1917 में, 1917 ईस्वी में ऊपरमाल पंच बोर्ड, ऊपरमाल पंच बोर्ड, इसी को अपन कहते हैं किसान पंच बोर्ड, किसान पंचायत बोर्ड की स्थापना की। ऊपरमाल पंच बोर्ड अथवा किसान पंचायत बोर्ड की बताओ क्या की? पंचायत बोर्ड की स्थापना की। ऊपरमाल पंच बोर्ड अथवा किसान पंच बोर्ड की स्थापना की। देखना क्या है, ध्यान से देखना। हरियाली अमावस्या के दिन स्थापित, हरियाली अमावस्या के दिन, हरियाली अमावस्या के दिन स्थापित, हरियाली अमावस्या के दिन स्थापित। संस्थापक आपको पता है कौन है? संस्थापक जो है विजय सिंह पथिक है, संस्थापक विजय सिंह पथिक है। एक एक बिंदु पूरा विस्तार से पता होना चाहिए, क्योंकि यहां से प्रश्न आएगा। अब जिंदगी में कभी बिजोलिया का आंदोलन दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए मित्रों। वित्तीय सहयोग, आर्थिक सहयोग, इस पंच बोर्ड को आर्थिक सहयोग किसने दिया? आर्थिक सहयोग में दो नाम आते हैं, एक तो जमुना लाल बजाज आता है, आर्थिक सहयोग में एक नाम तो आता है जमुना लाल बजाज, और दूसरा आता है हरिभाई किंकर, हरिभाई किंकर। बताओ हरिभाई किंकर। मित्रों इसका अगर आपसे पूछा जाए कि सरपंच किससे बनाया गया, तो इसका सरपंच था मुन्ना पटेल। सरपंच बताओ कहां पर कौन था? मुन्ना पटेल। इसके सदस्य कौन थे? तो इसके सदस्य थे नानजी पटेल व ठाकरी पटेल। इसके सदस्य पटेल बताओ कौन थे? नानजी पटेल व ठाकरी पटेल, नानजी पटेल व ठाकरी पटेल, नानजी पटेल। और नंबर 2 पर बताओ कौन थे? ठाकरी पटेल। नानजी पटेल और बताओ कौन थे? ठाकरी पटेल। मित्रों इस पंच बोर्ड का कार्य क्या रहेगा? इस पंच बोर्ड का कार्य क्या रहेगा? आंदोलन का प्रचार प्रसार। पहली तो बात तो ये किस स्थान पर यह स्थापित हुआ था, स्थान भी ध्यान रखना। ये पंचायत बोर्ड कहां पर कार्य करेगा? इसका जो मुख्यालय था वो बेरीसाल गांव था। मुख्यालय रखा गया बेरीसाल गांव। बताओ कौन सा गांव है? बेरीसाल गांव। मुख्यालय रखा गया बेरीसाल गांव में। मित्रों ये किसान पंचायत बोर्ड जो है इसका कार्य क्या होगा? कार्य क्या होगा? कार्य होगा लगानों का विरोध। लगान, लाग बाग का विरोध। लगान व लाग बाग का बताओ क्या करना? विरोध करना। नेक्स्ट नारा इस किसान बोर्ड के गोपाल निवास के नारायण पटेल ने सर्वप्रथम लाग बाग देने से मना किया। लाग बाग देने से मना किया। लाग बाग देने से बताओ क्या किया? मना किया। तो इनको बताओ गोपाल पटेल को क्या कर दिया जाता है? जेल में क्या कर दिया जाता है? गोपाल पटेल को जेल में कैद। जेल में बताओ क्या कर दिया जाता है? कैद कर दिया जाता है।
कैद कर दिया जाता है तो इस पंचायत बोर्ड के द्वारा नारा दिया जाता है। और नारा क्या दिया जाता है? इन्हें छोड़ दो, हमें जेल दो, इन्हें छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो, नहीं तो हमें जेल दो, नहीं तो हमें जेल दो। ये कुछ बातें विजय सिंह पत्तिक की नंबर 2 पर अपने को ध्यान रखनी है। नंबर 2 पर पत्तिक जी इस आंदोलन से जुड़ते ही पहला कार्य पत्तिक जी ने इस आंदोलन को कौन सा स्वरूप दिया था? राष्ट्रीय स्वरूप दिया। राष्ट्रीय स्वरूप किस प्रकार दिया? समाचार पत्र के माध्यम से पूरे देश में बिजोलिया आंदोलन की खबरें प्रकाशित करवाई। समाचार पत्र देश के कोने कोने में जाता, हर व्यक्ति इस आंदोलन के बारे में पढ़ता तो उसे आंदोलन की जानकारी होती और किसानों की हत्या जो है, किसानों के जो ऊपर अत्याचार है, उसकी जानकारी पूरे देशवासियों को लगती। तो इससे मित्रों क्या प्रभाव पड़ेगा कि थोड़ी सी सरकार दबाव में आएगी कि कोई इस आंदोलन से प्रेरित होकर के अन्य हिस्सों में भी किसान आंदोलन कर सकते हैं, इसलिए सरकार थोड़ा सा दबाव में रहेगी। इस कारण पहला कार्य तो राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदान किया। दूसरा, यहां के किसानों को न्याय दिलाने के लिए पत्तिक जी ने 1917 ईस्वी में ऊपर माल पंच बोर्ड अथवा किसान पंचायत बोर्ड की क्या की थी? स्थापना। यह स्थापना हरियाली अमावस्या के दिन होती है, जिसकी स्थापना विजय सिंह पत्तिक ने की। इस बोर्ड को स्थापित करने में आर्थिक सहयोग जमनालाल बजाज ने दिया एवं हरिभाई किंकर ने दिया। मित्रों, सरपंच, इस ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड का सरपंच किसको बनाया गया था? मुन्ना पटेल को बनाया गया। सदस्य किसको बनाया गया? नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को इसका क्या बनाया जाता है? सदस्य बनाया जाता है। और इस ऊपरमाल किसान पंचायत बोर्ड का मुख्यालय यानी इसको कहां पर स्थापित किया गया था सबसे पहले? तो ध्यान रखना, कौन से गांव में स्थापित किया गया था? बेरीसाल गांव में स्थापित किया गया। ये पंचायत बोर्ड क्या करेगा? किसानों को कहा कि आप इस आंदोलन का प्रचार प्रसार करें, आप लगान बगाने देना बंद कर दे, आपके ऊपर कोई भी कुछ भी आपके ऊपर अत्याचार करते हैं तो आप अपना प्रार्थना पत्र आकर इस किसान पंचायत बोर्ड में जमा करवा दे। आपके ऊपर होने वाले अत्याचार का निवारण किसान पंचायत बोर्ड करेगा। यानी किसानों के लिए एक गठन कर दिया गया कि आप यहां पर आकर के अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हो। लगाने आपको अनावश्यक लाग बागे देना बंद कर देना है। और मित्रों, इस पंचायत बोर्ड के निर्णय के अनुसार सबसे पहले गोपाल निवास, बिजोलिया ठिकाने का एक गांव था जिसका नाम था गोपाल निवास। एक था बेरीसाल, एक था गोपाल निवास। गोपाल निवास का नारायण पटेल, इसने सबसे पहले यह घोषणा कर दी कि मैं अब अनावश्यक लाग बाग बिजोलिया के ठिकानेदारों को नहीं दूंगा। इस कारण बिजोलिया के ठिकानेदारों ने इस गोपाल सिंह निवास के निवासी नारायण पटेल को पकड़ करके काम पर कैद कर दिया था, जेल में कैद कर दिया। और जेल में कैद करने के पश्चात इस पंचायत बोर्ड के हजारों किसानों ने एक नारा दिया था। हजारों किसान इस ठिकानेदार के मुख्यालय के ठिकानेदार के गढ़ के बाहर घेराव कर लेते हैं और एक नारा देते हैं, इन्हें छोड़ दो, हमें जेल दो, इन्हें छोड़ दो, नहीं तो हमें जेल दो। और अंत में बिजोलिया के ठिकानेदार को झुकना पड़ता है और इन नारायण पटेल को बताओ क्या करना पड़ता है? छोड़ना पड़ता है। यानी आंदोलन को तेज गति दे रहे हैं, आंदोलन को गति देने का कार्य कर रहे हैं विजय सिंह पत्तिक के। दूसरा कार्य इन्होंने आंदोलन में किया था कि ऊपर माल पंच बोर्ड का क्या कर दिया गया था? गठन कर दिया गया। ठीक है गुरुजी, यहां तक की कहानी तो हमें पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो रही है। आगे बढ़ो। अगला बिंदु क्या याद रखिएगा पत्तिक जी के बारे में? पत्तिक जी के बारे में अगला बिंदु 1919 ईस्वी, 1919 ईस्वी कांग्रेस अमृतसर अधिवेशन। कांग्रेस अमृतसर, अमृतसर बताओ कहां पर है? पंजाब में। अमृतसर अधिवेशन, कांग्रेस अमृतसर अधिवेशन। और कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ, इसमें मित्रों पत्तिक जी ने बाल गंगाधर तिलक की सहायता से, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव का समर्थन किया केलकर ने, इस प्रस्ताव का समर्थन किया केलकर ने।
मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय वे गांधी जी ने, मदन मोहन मालवीय वे गांधी जी ने प्रस्ताव को खारिज किया, प्रस्ताव को रद्द किया। देखना अभी मैं समझा देता हूं सारी की सारी बातें एक साथ ही, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु 1920 कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। और कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन है, इसमें पथिक जी ने धरना दिया। पथिक जी ने हजारों किसानों के नेतृत्व में, हजारों किसानों के नेतृत्व में धरना, हजारों किसानों के नेतृत्व में धरना। नेक्स्ट अगला बिंदु 1920 मुंबई में गांधी जी से पथिक जी ने गांधी जी से मुलाकात की, गांधी जी से मुलाकात, गांधी जी से बताओ क्या की? मुलाकात की। नेक्स्ट गांधी जी ने अपना प्रतिनिधि, गांधी जी ने अपना प्रतिनिधि महादेव देसाई को मेवाड़ भेजा। ये अगला कार्य विजय सिंह जी पति के द्वारा बताओ कौन से किसान आंदोलन में किया जाता है? बिजोलिया किसान आंदोलन के कौन से चरण में किया जाता है? दूसरे चरण में किया जाता है। दोस्तों क्या होता है समझिएगा ध्यान से। बिजोलिया किसान आंदोलन में पथिक जी ने पहले राष्ट्रीय स्वरूप दिया, फिर किसान पंचायत बोर्ड की स्थापना की। इसके अलावा 1919 ईस्वी में कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में, कांग्रेस का बताओ कौन सा अधिवेशन हुआ था? अमृतसर अधिवेशन। इसमें पथिक जी ने बाल गंगाधर तिलक साहब को कहा, बाल गंगाधर तिलक साहब को क्या कहा कि आप जो है इस कांग्रेस पार्टी को कहिए कि वो बिजोलिया किसानों के समर्थन में खुलकर के समर्थन करे और यहां की सरकार को कहें कि किसानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको समाप्त करें। मित्रों ऐसा प्रस्ताव, यानी बाल गंगाधर तिलक ने इस सम्मेलन में एक प्रस्ताव रखा कि कांग्रेस पार्टी को बिजोलिया के किसानों के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है उसको समर्थन करना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को बिजोलिया के किसानों के लिए लड़ना चाहिए और बिजोलिया के किसानों को न्याय दिलाना चाहिए। मित्रों ये प्रस्ताव गंगाधर तिलक ने रखा, तिलक ने प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था? केलकर ने किया था। लेकिन मदन मोहन मालवीय व गांधी जी ने इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया। मदन मोहन मालवीय व गांधी जी ने क्या कहा कि कांग्रेस किसानों के अथवा रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए गठित नहीं की गई है। गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस का जो मुख्य कार्य है वो अंग्रेजों से लड़ना है और अंग्रेजों को इस देश से बाहर करना है। हमें स्थानीय रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना है। हम राजा महाराजाओं से लड़ने के लिए नहीं इस पार्टी का गठन किया है। हमने किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए इस पार्टी का गठन नहीं किया है। हम जो है अंग्रेजों को इस देश से बाहर निकालने के लिए, यानी हम रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करें। वहां के ठिकानेदार जाने, किसान जाने, हम क्या करें, हम इस मामले में समर्थन नहीं करेंगे। गांधी जी ने इस प्रस्ताव को बताओ क्या कर दिया था? रद्द कर दिया। गांधी जी और मदन मोहन मालवीय ने प्रस्ताव रद्द हुआ।
1920 में कांग्रेस का जो सम्मेलन है, कांग्रेस का अधिवेशन है, वो नागपुर महाराष्ट्र में आयोजित हुआ। वहां पर प्रतीक जी हजारों किसानों की संख्या में इस कांग्रेस अधिवेशन के बाद धरना प्रदर्शन करते हैं। धरना प्रदर्शन करते हैं तो गांधी जी की नजरों में और आते हैं। गांधी जी सोचते हैं पहले भी ये प्रस्ताव आया था, बिजोलिया वाला प्रस्ताव अब भी आ रहा है, बिजोलिया के किसान आंदोलन कर रहे हैं, मामला तो कुछ गंभीर है, अपने को संज्ञान लेना चाहिए। मित्रों, गांधी जी ने प्रतीक जी को कहा कि आप मुंबई आइए, वहां पर बैठ करके आराम से बात करते हैं। 1920 में मित्रों ये जो है गांधी जी के कहने पर प्रतीक जी मुंबई जाते हैं, जहां पर गांधी जी से मुलाकात करते हैं और गांधी जी को बिजोलिया के किसानों की समस्याओं से अवगत कराते हैं। कहते हैं कि ये समस्याएं हैं गांधी जी, आपको मेवाड़ सरकार पर दबाव बनाना चाहिए और किसानों को न्याय दिलाना चाहिए। गांधी जी ने कहा ठीक है, मैं मेरी तरफ से, गांधी जी ने अपना व्यक्ति भेजा जिसका नाम था महादेव देसाई, और ये महादेव जो देसाई है, ये महादेव देसाई जाकर के वहां मेवाड़ सरकार से, राजस्थान की जो ब्रिटिश सरकार है उससे गांधी जी का हवाला देकर के बात करेंगे। गांधी जी ने कहा कि आप उनके ऊपर सख्त दबाव बनाइए, बोल देना, इस महादेव देसाई को बोला आप सीधा जाके बोल देना गांधी जी का आदेश है, गांधी जी ने ऐसा कहा था। अगर मेवाड़ की सरकार गांधी जी के कहने के बावजूद भी किसानों को न्याय नहीं दे पाती है तो फिर गांधी जी खुद को इस बिजोलिया आंदोलन में कूदना पड़ेगा। ऐसा संदेश गांधी जी ने महादेव देसाई के हाथों कहां पर भिजवाया था? मेवाड़ भिजवाया था। बताओ, यहां तक की कहानी सबको क्लियर है? अरे यहां तक की कहानी सबको क्लियर है? हाँ ठीक है। इसी दौरान मित्रों 2-4 कार्य और हुए थे, वो भी मैं लिख देता हूं, फिर देखते हैं ये महादेव देसाई जो आया है ये क्या करता है। यहीं पर इसी अवधि के दौरान प्रतीक जी के 2-3-4 कार्य और होते हैं, उनको मैं लिख देता हूं, देखना क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है मित्रों, 1919 ईस्वी में विजय सिंह पथिक ने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना, वर्धा महाराष्ट्र में की। बताओ कहां पर की? वर्धा महाराष्ट्र में की। नेक्स्ट, ये जो राजस्थान सेवा संघ दिख रहा है, यहां से 1920 में, यहीं से मित्रों ध्यान रखना, 1920 ईस्वी में पथिक जी ने राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन, राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन वर्धा महाराष्ट्र से किया। वर्धा महाराष्ट्र से किया। नेक्स्ट, 1920 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय, 1920 ईस्वी में ही राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय, राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय वर्धा से अजमेर, वर्धा महाराष्ट्र से अजमेर स्थानांतरित किया गया। नेक्स्ट, अजमेर से नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, नव राजस्थान, नव संदेश राजस्थान इत्यादि समाचार पत्रों का प्रकाशन,
इत्यादि समाचार पत्रों का बताओ क्या किया जाता है, प्रकाशन किया जाता है। ये कुछ बातें अपने को किसके बारे में याद रखनी है, विजय सिंह जी पत्ती के बारे में दोस्तों। सबको पता होना चाहिए मित्रों। अब बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ, आगे की तरफ देखते हैं। अब आगे क्या होता है मित्रों, ध्यान रखिएगा। ये तो कुछ बातें हुई, अब यहां पर दो महत्वपूर्ण बातें अपने को और ध्यान रखनी है। और दो महत्वपूर्ण बातें ध्यान क्या रखनी है, अपने को ध्यान रखना है बिचौलिया किसान आंदोलन से संबंधित गठित आयोग, बिचौलिया आंदोलन से संबंधित आयोग, बिचौलिया आंदोलन से संबंधित आयोग, बिचौलिया आंदोलन से संबंधित आयोग। मित्रों बिचौलिया आंदोलन से संबंधित आयोग, बताओ बिचौलिया आंदोलन से संबंधित क्या होता है, आयोग। कौन कौन से किसान आयोग बने थे, और यह द्वितीय चरण की घटना है मित्रों। द्वितीय चरण में ध्यान रखना कौन कौन से आयोग बनते हैं। यह रहा बिचौलिया किसान आंदोलन। इसमें एक आयोग का नाम था बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। बताओ कौन सा आयोग है, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। इस बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन कब हुआ, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, इसका गठन होता है मित्रों अप्रैल 1919 में, अप्रैल 1919 में। और एक आयोग होता है द्वितीय जांच आयोग, आयोग का नाम क्या है, द्वितीय जांच आयोग। और इस द्वितीय जांच आयोग का गठन बताओ कब होता है, फरवरी 1920 में। द्वितीय जांच आयोग का गठन बताओ कब होता है, फरवरी 1920 में। दो जांच आयोग क्यों आए हैं गठित, देखना। एक तो 1919 में गठित हुआ, यह 3 सदस्यीय जांच आयोग था। और 3 सदस्यीय जांच आयोग में एक तो खुद थे बिंदुलाल भट्टाचार्य। बताओ एक तो सदस्य खुद कौन थे, बिंदुलाल भट्टाचार्य, ये खुद थे। एक थे मित्रों अमर सिंह राणावत, एक इसमें सदस्य कौन थे, अमर सिंह राणावत। और एक सदस्य थे मित्रों ध्यान रखना अफजल अली। बताओ एक सदस्य कौन था, अफजल अली। और इस आयोग का जो अध्यक्ष था, इस आयोग का जो अध्यक्ष था, वो आयोग का अध्यक्ष बताओ कौन था, बिंदुलाल भट्टाचार्य। और दूसरा जो जांच आयोग अध्यक्ष है मित्रों, इसमें भी 3 प्रमुख सदस्य थे, उनके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे। लेकिन पहले अपने को इस बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग पर, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन मेवाड़ सरकार के द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्योंकि पथिक जी लगातार किसानों में जन जागृति कर रहे हैं। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के ऊपर सख्त दबाव बढ़ता है। और सख्त दबाव पड़ने के कारण मित्रों यहां पर बिचौलिया आंदोलन, बिचौलिया के किसानों की मांग के लिए यह आयोग बनाया गया, जिसमें कुल 3 सदस्य थे। लेकिन इस आयोग की रिपोर्ट पर, इस आयोग की रिपोर्ट पर, इस आयोग की रिपोर्ट पर 0 कार्यवाही, यानी इस आयोग की रिपोर्ट पर मेवाड़ की सरकार जो है कोई कार्यवाही नहीं करती है। और अब जब मेवाड़ की सरकार कोई कार्यवाही नहीं करती है तो बताओ क्या होगा, ये क्या चुपचाप मेवाड़ के किसान चुपचाप बैठे रहेंगे क्या, नहीं, चुपचाप नहीं बैठे रहेंगे मित्रों। ध्यान रखना मेवाड़ के किसान आवाज उठाएंगे और आवाज उठा करके बताओ क्या करेंगे, दोबारा से मित्रों ध्यान रखना एक आयोग बनाएंगे। और उस जांच आयोग का नाम ही क्या होगा, उस जांच आयोग का नाम होगा द्वितीय जांच आयोग। यहां पर लिखना है द्वितीय जांच आयोग, द्वितीय जांच आयोग, द्वितीय जांच आयोग। ये क्या है, द्वितीय जांच आयोग,
द्वितीय जांच आयोग, इसका गठन बताओ कब होता है? फरवरी 1920 में। फरवरी 1920 में, फरवरी 1920। यहां पर ध्यान रखिएगा, ये द्वितीय जांच आयोग जो है इसके सदस्य कौन कौन है? इसके सदस्य मित्रों कौन कौन है? इसका सदस्य है एक तो बेदला का ठाकुर राज सिंह, बताओ बेदला का ठाकुर है, और बेदला का ठाकुर बताओ कौन है? बेदला का ठाकुर राज सिंह। एक है रमाकांत मालवीय, एक है रमाकांत मालवीय, और एक सदस्य का जो नाम है वो है मित्रों तकत सिंह। बताओ एक सदस्य का नाम क्या है? तकत सिंह। ये हो गया रमाकांत मालवीय, रमाकांत मालवीय। और नंबर 3 का जो सदस्य है उनका नाम है तकत सिंह, तकत सिंह। इस जांच आयोग से, इस जांच आयोग से, इस जांच आयोग से माणिक्यलाल वर्मा के साथ, माणिक्यलाल वर्मा के साथ 15 सदस्य प्रतिनिधिमंडल, 15 सदस्य प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करता। प्रतिनिधिमंडल बताओ क्या करता है? मुलाकात करता। यहां तक की बातें अपने को पता होनी चाहिए। क्या बात पता होनी चाहिए? पहली बात, दोबारा से देखना मित्रों, पूरी कहानी को दोबारा से समझना। विजय सिंह पथिक जी ने कब एंट्री मारी और एंट्री मारने के बाद क्या क्या होता है, 2 मिनट में पूरी कहानी को समझ लीजिएगा। पथिक जी ने आंदोलन से जुड़ते ही, इस पथिक, दूसरा चरण समझा रहा हूं मैं, पथिक जी आंदोलन से जुड़ते ही आंदोलन को राष्ट्रीय स्वरूप देते हैं। पहला कार्य, राष्ट्रीय स्वरूप किस प्रकार से दिया गया? इन सभी समाचार पत्रों का क्या लिया गया था? सारा लिया गया था। पथिक जी यहां के किसानों में जन जागृति करने के लिए कई गीत पत्रिकाएं प्रकाशित करवाते हैं और ऊपर माल किसान पंचायत बोर्ड का गठन करवाते हैं। इस किसान पंचायत बोर्ड के क्या कार्य थे, कौन सरपंच थे, यह जानकारी अपने को पता होनी चाहिए। फिर किसानों में जन जागृति कर दी, किसानों का विरोध करना सिखा दिया, इस आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन का दर्जा दिला दिया। फिर पथिक जी ने गांधी जी से इस कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में मित्रों बाल गंगाधर तिलक की सहायता से कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में एक प्रस्ताव रखवाया, जिसके तहत यह तय हुआ कि कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन का समर्थन तय करे। इस बिजोलिया के किसानों के समर्थन में आए, लेकिन गांधी जी और मालवीय ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में मित्रों पथिक जी ने धरना प्रदर्शन किया। 1920 में मुंबई में पथिक जी गांधी जी से क्या करते हैं? मुलाकात करते हैं। और गांधी जी मुलाकात करने से गांधी जी ने अपना एक प्रतिनिधि मेवाड़ सरकार से बात करने के लिए, बताओ किस काम पर भेजा था? मेवाड़ में। अब ये प्रतिनिधि मंडल मेवाड़ में क्या बात करेगा वो तो अभी अपन देखेंगे, लेकिन इसी दौरान कुछ कार्य और होते हैं, और उन कार्यों में मित्रों ध्यान रखना, वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वगैरह ये हुई थी। इसके बाद में इस बिजोलिया आंदोलन से संबंधित 2 आयोगों पर चर्चा करनी है। जब विजय सिंह पथिक गांधी जी से मुलाकात कर लेते हैं, अपने अमृतसर में भी गांधी इस कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्ताव आ जाता है, 1917 में किसान पंचायत बोर्ड का गठन हो जाता है। तो मित्रों 1919 ईस्वी में, इस समय जब पहला जांच आयोग गठित हुआ था, इस समय गांधी जी से पथिक जी की मुलाकात नहीं हुई थी। 1919 में जब यह आंदोलन लगातार तीव्र हो रहा था, तब यहां की सरकार ने मित्रों ध्यान रखना, यहां पर एक आयोग बनाया था, और इस आयोग का नाम था बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। लेकिन इस आयोग की रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। इस बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग में 3 सदस्य थे, जिसमें बिंदुलाल भट्टाचार्य क्या थे? अध्यक्ष थे, अमर सिंह राणावत अन्य सदस्य थे, और अफजल अली क्या थे? सदस्य थे। इसकी रिपोर्ट पर कार्यवाही 0 होती है। लेकिन जब मेवाड़ में असंतोष बढ़ता जा रहा है, गांधी जी से मुलाकात भी हो गई है, तो दूसरा एक जांच आयोग बना था फरवरी 1920 में। यह भी, इस जांच आयोग का नाम ही क्या था? द्वितीय जांच आयोग, सेकेंड जांच आयोग।
तो द्वितीय जांच आयोग, इसमें 3 सदस्य थे। एक का नाम था राज सिंह बेदला का ठाकुर था, रमाकांत मालवीय था, तखत सिंह था। और इस जांच आयोग से 15 मेवाड़ के प्रतिनिधि मुलाकात करते हैं और अपनी समस्याओं से अवगत करवाते हैं। अब यह जांच आयोग क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे अपनी अगली क्लास में। लेकिन यहां तक का जो द्वितीय चरण पड़ा है, आशा करता हूं आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे मित्रों अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, राम राम।